हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी हेलो एल्केन्स की। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि जिस तरह हेलो एल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने स्टडी की थी। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। तो इसी तरह से जो अराइल हैलाइड है यानी कि हेलो एरीन्स है, उनके लिए भी हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हमें मेन 3 केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से हेलो एल्केन के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स। बट जो हेलो एरीन्स है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस। तो यहाँ पर जो हेलो एरीन्स है वो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। मैं यहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करेगा नहीं बोल रही हूँ, करेगा बट लेस रिएक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत आया न्यूक्लियोफाइल आया, तुरंत वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ यानी कि हेलो एरीन्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है या थोड़ा धीरे होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो यहाँ जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है यानी कि RX और एक अराइल हैलाइड होता है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और इसी बॉन्ड्स में डिफरेंस होने की वजह से इनका अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। तो अब ये जो हेलो एरीन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? तो ये रिएक्टिविटी कम होती, इसके हमारे पास 5 रीजंस है। तो एक एक करके हम वो रीजंस देखते जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन है हमारे पास विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बेंजीन एंड स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बेंजीन यानी कि बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो जा रहा है। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले हम अराइल हैलाइड बना लेते हैं। ये बन गया हमारा अराइल हैलाइड, ये रहा हैलोजन। इस अराइल हैलाइड में इस हैलोजन के ऊपर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और इस टाइप की जब कंडीशन होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉन्जुगेशन स्टेट बोला जाता है, यानी कि ये कैसे इस तरह से कॉन्जुगेट है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो कार्बन एटम प्रेजेंट है जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है, हमें मेन स्टडी इसी पे ही करनी कार्बन हैलोजन बॉन्ड की। तो ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को देखिए, ये कार्बन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब बेंजीन रिंग में जो कार्बन होते हैं वो किस तरह के हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जिस किसी भी स्पीशीज में, एटम में, आयन में, जिसमें भी एस जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा वो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करके रखता है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे तो यहाँ एस कैरेक्टर और जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड हम अल्काइल हैलाइड में देखते हैं उसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 में सिर्फ 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गैस एक p 2 p ऑर्बिटल। तो इस केस में अगर हम s का परसेंटेज देखेंगे तो sp3 से तो ज्यादा ही होगा। इस केस में s ऑर्बिटल का परसेंटेज 33.33% होता है और इसके केस में 25% होता है। तो जिस जगह पर, जिस स्पीशीज में
हाइब्रिडाइजेशन के केस में s ऑर्बिटल जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करता है वहां पर वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होते जाता है उस स्पीशीज में, उस एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन में, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते चले जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन हैलोजन जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जो ये हैलोजन है उस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, इस कार्बन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, तो ये कार्बन क्या करेगा, अब लोन पेयर आ गया उसके पास, तो यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ अब इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा हैलोजन के साथ, और ये हैलोजन के बाकी बचे इलेक्ट्रॉन और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे उसका पहले से बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन किसी भी कार्बन के पास सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है। कोई भी कार्बन एटम जो है वो सिर्फ चार से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या होगा, ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम को, जो इसके बाजू वाला कार्बन एटम है, अब ये तो डिस्टेबलाइज हो गया ये वाला कार्बन एटम, तो ये इस अपने बाजू वाले कार्बन एटम को बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे में से। तू बोलेगा तेरे पास फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो तू अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रख, बट मेरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि तू अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रख, साथ में तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले ले, जिससे कि ये बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। किस फॉर्म में, यहाँ पर ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया जंप करके, तो यहाँ हैलोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना इस कार्बन के ऊपर, ठीक। अब ये पहले से वैसी, और ये बेंजीन रिंग कुछ अच्छा नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं इसको। इतना क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन, और पॉजिटिव चार्ज इस पर, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ। अब ये वाला कार्बन, इस कार्बन के केस में देखते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके, अब इसके पास 5 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये फिर डिस्टेबलाइज, तो इसके बाद ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को बोलेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, तू कुछ इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, इस वाले कार्बन को, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन को बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन तू भी ले ले मेरे से। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक, जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड बना तो फिर ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इसके पास अब 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि एक ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और इससे जुड़ा हाइड्रोजन 5, तो फिर ये वाला कार्बन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पर, ठीक। तो फाइनली ये कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्डेड हैलोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया ये चार्ज। अब इसके बाद अब ये वाला कार्बन देखिए, 1 2 और 3, थर्ड कौन सा, उसका खुद का हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5, अब ये 5 हो गया, तो फिर ये इस कार्बन को ऑफर करेगा कि ले लो भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये कार्बन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिससे ये कहाँ चले गया, इस जगह पर, और ये बॉन्ड चले जाएगा यहाँ पर, जिससे कि एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। ये यहाँ बॉन्ड, ये इधर चले गया, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये हैलोजन एटम, पॉजिटिव 2 3 4,
अब ये कहाँ चले जाएगा, ये इस जगह पे और ये अपने पे वापस। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज उस रिंग में पूरी तरह से ऐसे डिलोकलाइज होते जा रहा था। ये हेलोजन 1 2 3 4 5 6 यहाँ ये, तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गए देखिए। यहाँ पर एक तो ये पहला था ही, ये नहीं है, ये इसका ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये तो और ये दोनों सेम। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, एक सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। और इस वाले स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट हुआ और ये फिफ्थ, ये फर्स्ट और फिफ्थ इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब हमने जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया कि इसके बॉन्ड लेंथ होती कितनी होती है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो भी होती होगी, या कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती होगी, सपोज अगर 144 है, या मुझे उतना आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा है, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी डबल बॉन्ड की, ठीक, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ जो भी होती होगी उसके आसपास आना चाहिए था, क्योंकि एक बार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो या तो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ है जितना बॉन्ड लेंथ आना चाहिए था, या तो डबल बॉन्ड है उनके बीच उतना बॉन्ड लेंथ आना चाहिए था। बट जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो इसका बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड के जितना बॉन्ड लेंथ था, ना ही डबल बॉन्ड के जितना बॉन्ड लेंथ था, इसका बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ था। तब ये बोला गया कि कार्बन और हेलोजन के बीच, कार्बन और इस हेलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में मुश्किल आती है, डिफिकल्टी आती है। ब्रेक होगा बट थोड़ा आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ कंडीशंस वहां पे अप्लाई करेंगे। बट जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें, अल्काइल हैलाइड में, वहां पर ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई सीधा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को हमने थोड़ी सी एनर्जी दी वो टूट गया। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। इसी वजह से ये जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, रेजोनेंस की वजह से, ये रेजोनेंस की वजह से ही तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, हेलोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन से, फिर कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे रिंग में डिलोकलाइज होते चले गया, फिर वो वापस कहाँ चले गया, हेलोजन के पास, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस रिंग में भी आ जा रहे हैं, तो यानी वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इससे तो ज्यादा एनर्जी लगी, इस वजह से रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टेबलाइज होना मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं the contributing structure second, third and fourth indicate that carbon halogen bond has partial double bond character। वहां पे हम जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख रहे थे वहां पे डबल बॉन्ड था, फर्स्ट और फिफ्थ में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, तो इससे पता चलता है कि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो एज अ रिजल्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो एल्केन शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है अराइल हैलाइड में छोटा हो जाता है, किससे, अल्काइल हैलाइड से, और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इन क्लोरोबेंजीन CCl bond length is 1.69 angstrom as compared with 1.77 angstrom in methyl chloride। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्लोरोबेंजीन की कितनी है, वो 1.69 एंगस्ट्रॉम, बट जो मिथाइल क्लोराइड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.77, तो वो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होती है उसको उतनी तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो दूर दूर होंगे, जो एटम्स है वो दूर दूर होंगे, तोड़ सकते हैं आराम से कम एनर्जी में। Thus, cleavage of CX bond in halobenzene becomes difficult, which makes it less reactive towards nucleophilic substitution। ठीक, इतना क्लियर आपको। अब सेकेंड रीजन की तरफ चलते हैं। सेकेंड रीजन है डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम।
तो यहाँ पर जो कार्बन एटम होते हैं वो कार्बन एटम का डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट होता है। डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट होने की वजह से पहले तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लेते हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट वाले में कुछ बता ही दिया है। यहाँ पर ये हमारा हेलो अरीन्स, ये डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हेलो अल्केन्स, तो हेलो अल्केन्स के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये हमारा R, ये CX, यहाँ पर इससे और जुड़े रहेंगे। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन के केस में जितना ज्यादा S कैरेक्टर होता है वो एटम उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बन एटम के लिए जो S कैरेक्टर है यानी S ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 33.33% होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में इस कार्बन एटम के लिए S ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना होता है, ओनली 25% होता है। ठीक, तो जितना ज्यादा S ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन में वो एटम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है और न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखता है, जिसकी वजह से ये कार्बन और ये हेलोजन इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखता है। ठीक है, जिससे कि ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड लेंथ कम हो गई यानी छोटी हो गई, ये दोनों पास पास आ गए और फिर इसको तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर sp3 के केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये कार्बन और ये हेलोजन बॉन्ड, यहाँ पर S कैरेक्टर कम होता है यानी कि S कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो अरेन्स के कार्बन के कंपैरिजन में कम हो जाती है, जिससे यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी इसकी बढ़ जाती है। तो इसमें देखते हैं, इन हेलो एल्केन्स द कार्बन एटम बियरिंग halogen is sp3 hybridized while halogen bearing carbon atom is sp2 hybridized in haloarenes. sp2 hybrid orbital is smaller in size due to greater s character. ठीक, क्योंकि s ऑर्बिटल स्मॉलर क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है। हमने वहां जब आप क्लास 11th में sp-df ऑर्बिटल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखा गया था, तो s ऑर्बिटल पास होता है, p ऑर्बिटल उससे दूर, फिर d और दूर, और f जो है वो ऑर्बिटल से और ज्यादा दूर। तो s ऑर्बिटल क्या होता है, पास होता है न्यूक्लियस के ज्यादा पास, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक, तो ग्रेटर s कैरेक्टर एज कंपेयर्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एज अ रिजल्ट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज शॉर्टर। मैंने बताया यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है इन साइज एंड स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 hybrid orbital. Therefore carbon halogen bond of haloalkenes is cleaved more easily देन इन हेलो अरीन्स। ठीक, इतना क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, हेलो अरीन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड के जो कार्बन होता है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों, क्योंकि s कैरेक्टर जितना ज्यादा यानी कि वो जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के उतना ही पास, उसने न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वहां पर बॉन्ड अट्रैक्टेड है और बॉन्ड जितना, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा उसको वहां उस जगह पे बॉन्ड छोटा होते चले जाएगा और बॉन्ड छोटा मतलब वो दोनों पास पास में है और पास पास में होने की वजह से उनको तोड़ने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक, और यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो s कैरेक्टर कम हो जाता है। s कैरेक्टर कम होने की वजह से वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने मतलब कि वहां पर ये दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े दूर होने की वजह से अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता और ब्रेक कंपैरेटिवली। ओके, ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब एक के साथ ही पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है, जैसे पोल्स डेवलप हो जाता है जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई प्रेजेंट होता है तो वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिससे कि जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे दो पोल्स कर डेवलप हो जाते हैं और यही पोलैरिटी है। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हेलो अल्केन्स इज मोर पोलर देन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन द हेलो अरीन्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है इन हेलो अल्केन्स, ये रहा हमारा हेलो अल्केन, तो ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है किससे, हेलो अरीन्स के बॉन्ड से। अब ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं, हाँ, और जब इसका डायपोल मूवमेंट भी निकाला गया, एक्सपेरिमेंट भी निकाला गया, तो ये देखा गया कि इसके लिए जो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू थी वो ज्यादा थी, सब कितना 2.0 टू 2.2 डिवाई के रेंज में, और हेलोरीन्स के लिए जो डायपोल मूवमेंट था 1.70, और जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट उतनी ज्यादा ही पोलैरिटी होती है, और साथ ही जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है, नाउ ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मोर इज द रिएक्टिविटी, जितना ज्यादा पोलैरिटी होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। ठीक, यहाँ पर पोलैरिटी का केस हम पढ़ रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो ये कैसे इफेक्ट करता है, तो पोलैरिटी के केस में कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स की पोलैरिटी, ठीक, हेलो एल्केन्स के केस में कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है किससे, हेलो एरीन्स के कार्बन हैलोजन बॉन्ड से, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों हो जाता है, यहाँ भी कार्बन हैलोजन से जुड़ो, यहाँ पे भी कार्बन हैलोजन से जुड़ो, तो यहाँ पर दो रीजन, एक तो आपने रेजोनेंस पढ़ लिया, इसके साथ ही आप ये भी पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर काम करता है। ये जो हैलोजन है इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करता है, ठीक, तो द लेस पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज opposed by the electron releasing resonance effect, as is evident from the positive charge on X in the structure second, third and fourth, वहाँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये कार्बन इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है जिससे कि रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट हो जाता है, और दूसरा ये हैलोजन इस कार्बन बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और दोनों ही इफेक्ट जो होते हैं वो अपोजिटली वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पोलैरिटी होती है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर? इसी तरह से इन अ सिमिलर वे वी कैन एक्सप्लेन द लेस रिएक्टिव ऑफ विनाइल हैलाइड्स एज कंपेयर्ड विद अल्काइल और अलाइल हैलाइड्स। तो विनाइल हैलाइड के केस में विनाइल हैलाइड देख लेते हैं। विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड C और ये हैलोजन। तो यहाँ पर भी एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, किसकी वजह से, इस हैलोजन की वजह से, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और साथ ही ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट बताएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा जिससे इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास CH2, यहाँ पर माइनस, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हैलोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ही इफेक्ट अपोजिटली वर्क करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अराइल हैलाइड होता है उसकी पोलैरिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही काम कर रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बस वर्क करता है वहां पर, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके अराइल हैलाइड के केस में, जिससे कि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या है, इन केस अगर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर ये जो हैलोजन से बॉन्ड बना ये अगर टूट भी जाता है, ब्रेक हो भी जाता है, तो यहाँ पर जो फिनाइल, यहाँ पर ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल नहीं हो पाता, ये अनस्टेबल रहता है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। देखिए, इन हेलो अरेन्ज द फिनाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन will not be stabilized by resonance
तो ये जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाती, ये जो फिनाइल केटायन बना हुआ है, एंड देयरफॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एसएन मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये फोर्थ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिपल्सिव इंटरैक्शन। अब ये रिपल्सिव इंटरैक्शन क्या है देखते हैं। हेलोअरीन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, आपने देखा हेलोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, कार्बन पर भी वहां पर जो उसके पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डिलोकलाइज होते रहते हैं। तो हेलोअरीन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज less likely for the electron-rich nucleophile to approach electron-rich haloarenes due to repulsive interaction। तो electron-rich जो है वो खुद electron-rich के पास क्यों आना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल है, उसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो जिस पे अटैक करने जा रहा है वो कैसा स्पीशीज होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी उस पे इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, तब तो वो न्यूक्लियोफाइल बना ना, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको वो इलेक्ट्रॉन देगा, तब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बट ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जो हेलो एल्केन्स जो हेलो अरीन्स है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों? तो अगर वो आता भी है तो वहां पे हाई रिपल्शन होने लगेगा, और रिपल्शन होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर अनस्टेबल हो गया तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो ये थे 5 मेन रीजन जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड्स हेलो अरीन्स इज लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन। ठीक, फर्स्ट रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है तो उस वजह से स्टेबलाइजेशन आ जाता है। थर्ड है पोलैरिटी, पोलैरिटी के केस में भी क्या हो जाता है, दो अपोजिट इफेक्ट होते हैं, दोनों काम करते हैं तो वहां पे पोलैरिटी कम हो जाती है। फिर था जो फिनाइल केटायन बन जाएगा, तो फिनाइल केटायन भी अनस्टेबल होगा तो ये बनने का ही कोशिश ही नहीं करेगा, सेल्फ आयोनाइजेशन होने ही नहीं देगा। नेक्स्ट है दिस रिपल्सिव इंटरैक्शन, क्योंकि रिपल्सिव इंटरैक्शन एक इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस यानी नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, सेम साइन की तरफ कभी अट्रैक्शन नहीं होता, हमेशा अपोजिट साइंस में अट्रैक्शन होता है या अटैक्स होता है वहां पर। तो सेम साइन पर अटैक नहीं करते, करेंगे भी तो कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस आपको वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं फाइनली कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करने पर होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स, तो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है भाई कि अराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अल्केन्स। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलो अल्केन्स में जल्दी होती है लेकिन हेलो अरीन्स में कम होती है। रीजंस हमने बता दिया पहले से, आपको 5 रीजंस दिए थे और उससे क्वेश्चंस आते ही हैं, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, however they can be made to react under drastic condition such as high pressure and high temperature। ठीक, तो ये रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव है, करते हैं रिएक्शन लेकिन थोड़ा धीरे करते हैं। तो अगर अब आपको रिएक्शन कराना है तो कुछ ना कुछ आपको ड्रास्टिक कंडीशन वहां अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी आप वहां टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए, तो इस तरह के कुछ ड्रास्टिक कंडीशन हम वहां अप्लाई करेंगे जिससे कि वो रिएक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी वहां पर जो हेलोजन था उसके जगह पे अब कौन आने वाला है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, ये क्लियर है ना आपको, ऑरेंज कलर, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसको रिएक्ट किससे कराना? विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, कितना टेम्परेचर? 623 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अंडर 300 एटमॉस्फेयर, ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फिनॉक्साइड बना देते हैं भाई।
ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस फिनोल। और जब इसका और एसिडिफिकेशन किया जाता है, एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या बनता है, फिनोल बनता है। ये बना फिनोल। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाउस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल। जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, तो वहाँ फिनोल के प्रिपरेशन में इस प्रोसेस का यूज किया जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप देख ही रहे होंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराना है तो हमको 623 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ रहा है और 300 ATM प्रेशर देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और उसमें जब एसिडिफिकेशन करेंगे, फर्दर एसिडिफिकेशन होगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर अटैच्ड हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस। अब इसी रिएक्शन को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नोट कर लिया था ना आपने, क्या लिखा है देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस इफ सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग। तो अगर हम कुछ ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर हम अटैच्ड कर दे, क्या कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर हम इनको बेंजीन रिंग से अटैच्ड कर देते हैं तो वहां पर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अराइल हैलाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये कैसे होता है देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक बार नाइट्रो ग्रुप लगा के देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रो ग्रुप लगा लेते हैं। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, ये Cl यहाँ पे लगा दिया हमने एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक। और अब इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH, यहाँ पर एसिड प्रेजेंस, और यहाँ पर आ जाएगा 443 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये फिर बन जाएगा OH और ये NO2। अब इसी को अगर हम यहाँ एक नाइट्रो ग्रुप लगाए, अब दो नाइट्रो ग्रुप लगा के देख लेते हैं। ये हेलोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, तो हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ये हो गया। यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग, यानी कि जब हम एक नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, ये कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि लेस रिएक्टिव होता है अराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर हम इस बेंजीन रिंग में, इस अराइल हैलाइड में एक हम क्या जोड़ दे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं। ये हमारा रिंग, ये जुड़ गया हेलोजन, इससे क्लोरो जोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ क्लोरीन, इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये फिनॉल कहाँ से आ गया भाई, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, इसका रिएक्शन वही सेम, डाउस प्रोसेस, NaOH H+। बट जैसे ही आपने यहाँ पे एक NO2 ग्रुप जोड़ा, तो ये आपने जैसे ही NO2 ग्रुप यहाँ पे जोड़ा, इस रिएक्शन के लिए हमें स्टार्टिंग में 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए था, बट NO2 ग्रुप जोड़ने से आपको सिर्फ यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होगा, और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ OH ग्रुप और यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप, ठीक।
और ये बॉन्ड्स। अब अगर हम क्या करें, दो NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, एक यहाँ, ये हमारा क्लोरो, एक इस प्लेस पे NO2 ग्रुप और एक यहाँ पर NO2 ग्रुप। तो अब आपको इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए और भी कम टेम्परेचर यानी कि आपको रिक्वायर्ड होगी 368 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर फिनॉल और जिस जगह पे NO2 ग्रुप था वो NO2 ग्रुप। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब अगर 3 NO2 ग्रुप अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये तो 2 हुआ, अब अगर 3 NO2 ग्रुप अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ये क्लोरीन, एक NO2 ग्रुप यहाँ, एक NO2 ग्रुप यहाँ पर और ये NO2 ग्रुप यहाँ पर। ठीक, तो अब इसके लिए सिर्फ आपको इसे वार्म करना पड़ेगा। ठीक, वार्म, और बाकी कंडीशंस वैसे ही। और यहाँ पर बन जाएगा OH। ये किसका नाम क्या हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 4 6 नाइट्रो फिनॉल। इसको बोला जाता है, इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये नाम हो जाएगा 2 4, एक मिनट, यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। यहाँ देख लेते हैं इसका नाम, ये 1 2 3 4 नाइट्रो फिनॉल। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर अटैच किया ग्रुप को, इसे छोटा कर, क्लियर है स्क्रीन पर, विजिबल? हाँ, ठीक। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते थे, फर्स्ट रिएक्शन में देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप अटैच था। किस पोजीशन से, पैरा पोजीशन पे अटैच्ड था। तो कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, 443 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड था। फिर यहाँ पर जैसे ही हमने दो नाइट्रो ग्रुप, एक ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पर अटैच किया, तो हमें सिर्फ 368 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की। फिर जब हमने 3 नाइट्रो ग्रुप वहां अटैच कर दिया, तो हमको सिर्फ उसको वार्म करना था, सिर्फ गर्म करना था, और वहां पर वो रिएक्शन प्रोसीड हो जा रही थी, और यहाँ पर हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया, रिएक्टिविटी जो थी हेलोअरीन्स की वो इंक्रीज होते चले गई। Thus we observe that the number of electron withdrawing group increases, the reactivity increases। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप हमने इंक्रीज करते गया, पहले किया तो 443 केल्विन चाहिए था, जब कुछ भी नहीं था तब हमको 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए था। फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाए तो 443 केल्विन टेम्परेचर पर होने लगे। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाया हमने तो 368 केल्विन पर होने लगे। तीसरा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाया तो सिर्फ हमको हीट करना पड़ा, वार्म करना पड़ा उसको, फिर वो रिएक्शन हो गया। ठीक, तो अब ये रिएक्शन होता क्यों, ये नाइट्रो ग्रुप आया यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से ऐसा हो क्या जा रहा है कि वहां पर ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो एकदम अच्छे से होते चले जा रहा है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा इसके मैकेनिज्म पर मिलेगा। ठीक, और साथ ही आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड किया या तो पैरा पे ऐड किया, या ऑर्थो और पैरा पर ही मैं ऐड करी हूँ उसको, मैंने कभी भी मेटा पर ऐड नहीं किया। 3 पोजीशंस होते हैं हमारे पास, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो यहाँ देख रहे होंगे फर्स्ट वाले पे मैंने पैरा पोजीशन पर ऐड किया, नेक्स्ट मैंने ऑर्थो
और पैरा 2 पोजीशन पर ऐड किए। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्थो पैरा दोनों पर ऐड है, तो मैंने सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही ऐड किया, मेटा पोजीशन पर ऐड नहीं किया, तो इसका भी रीजन है। तो ये सारे रीजंस के आंसर हमें मिलेंगे इसके मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और साथ ही एनसीईआरटी बुक में और भी जो बुक्स होते हैं उसमें क्वेश्चन दिया है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जब नाइट्रो ग्रुप को अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, यानी बहुत जल्दी से हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको मेटा पोजीशन पर मैं नाइट्रो ग्रुप को अटैच करती हूँ तो उसका वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, ये क्वेश्चन देखना। तो इस तरह के क्वेश्चन है कि और सिर्फ उसको ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों जोड़ा जाता है, मेटा पर वहां पर क्यों अटैच नहीं किया जाता, या ऑर्थो और पैरा पर जोड़ने पर ही ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है हेलो एरीन्स, बट मेटा पर जोड़ते हैं तो वो लेस रिएक्टिव रहता है। तो इसका रीजन हमें पता चलेगा इसके मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो यहाँ पर इसके मैकेनिज्म, तो सपोज ये रहा बेंजीन रिंग, यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरो ग्रुप। अब यहाँ पे से कोई आया OH न्यूक्लियोफाइल आया और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो ये मैकेनिज्म कैसे होगा ये, तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो अब इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से वही जो हमने सबसे शुरू रेजोनेटिंग इफेक्ट देखा था वही यहाँ पर भी आ जाएगा। ये जो बीच में कार्बन है, इस कार्बन पर टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, अब 5 हो गए, तो 5 हो गए तो ये डिस्टेबलाइज, जिससे कि ये जो बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, वो इस कार्बन पे चले जाएंगे, जिससे इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अब ये नेगेटिव चार्ज उस पूरे रिंग में घूमते रहेगा। अब ये यहाँ आ गया तो ये वाला कार्बन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिससे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों को इसको दे देगा, तो ये इसके पास चले गया, तो फिर एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पर, सॉरी ये इस जगह पर बॉन्ड, एक इस जगह पर बॉन्ड, और यहाँ पर से जुड़े हुए एक OH ग्रुप हमारा न्यूक्लियोफाइल और एक Cl ग्रुप। फिर ये जो नेगेटिव है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसे मैंने नेगेटिव चार्ज, ये अब कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन, यहाँ वाले कार्बन पर। फिर ये कार्बन बोलेगा अरे मेरे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बोले फिर इस कार्बन को, ये वाला कार्बन इस कार्बन को बोलेगा मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले, तो यहाँ का जो बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये इस पर चले जाएंगे। ये OH और ये Cl, तो यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पर। तो इन सब का ये जो हमारे पास 3 रेजोनेंस हाइब्रिड बने हैं, इनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ये यहाँ, और इसे ये इस तरह हाफ रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये Cl और OH। इसके बाद ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इधर का स्लो और ये फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, ये Cl तुरंत ही निकल जाता है और यहाँ पर ये इस तरह से OH यहाँ पर बन जाता है। अब इस जगह पे देख रहे होंगे कि जैसे ही उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पर एक चार्ज आ गया, चार्ज जनरेट हो गया, फिर इसके बाद ये पूरे रिंग में ऐसे घूमते रहा। तो जब भी किसी स्पीशीज पर चार्ज आ जाता है तो चार्ज आने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, अब अनस्टेबल हो गया तो इसे कोई स्टेबल करने वाला चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं, ठीक,
तो अगर मैं इस ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जिस इलेक्ट्रॉन को इन लोग सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूम रहा था वो, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे कि ये जो रिंग है उसको वो कैसा कर देगा, स्टेबल कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ एक अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पर, ये चार्ज कहाँ पर आ रहा है, एक बार ऑर्थो पे आ रहा है, फिर पैरा पे आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पैरा पर भी जोड़ दूं तो भी ये स्टेबलाइज हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी जोड़ दूं तो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ने से ये क्या कर रहा है, ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसको वो स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज करने से कार्बन आयन जो हमारा बन रहा है वो स्टेबलाइज हो जा रहा है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जा रहा है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी तुरंत बन जाएगा। ठीक, इस वजह से इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चार्ज जनरेट होते हैं, उस चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई होना चाहिए, और उसको स्टेबलाइज कौन करता है, ये NO2 ग्रुप करता है, और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, जिससे कि ये जो OH है उसके लिए OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही चाहिए ना, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा देंगे तो वो NO2 क्या कर लेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है हमारे पास वो इजिली यहाँ बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो रिएक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन था कि मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं लगाते हम NO2 ग्रुप को, तो मेटा पोजीशन पर देख रहे होंगे आप, चार्ज डेवलप नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर इस केस में मेटा पर डेवलप है, इनमें से किसी भी केस में मेटा पोजीशन पर ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आए हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटा पोजीशन पर आया ही नहीं, तो वो फिर अगर मैं वहां NO2 को लगा भी देती हूँ तो वो स्टेबलाइज किसको करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा। इसलिए मेटा पोजीशन पर एक भी जगह पर चार्ज नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मेटा पोजीशन पर हम NO2 ग्रुप को अटैच नहीं करते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नो अभी बचा हुआ है रिएक्शन। ओके, ये वाला ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया कि क्यों हम ऑर्थो और पैरा पर ही अटैच करते हैं, मेटा पर अटैच नहीं करते। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट, ये क्लियर ना आपको, अगर डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर आता है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हमको पढ़ना है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। तो अब साइनो ग्रुप है तो जरूर पक्का साइनो ग्रुप जो है वो आके जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि व्हेन हीटेड विथ एनहाइड्रस कॉपर साइनाइड, व्हेन हीटेड विथ एनहाइड्रस कॉपर साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF शॉर्ट फॉर्म में एट 470 केल्विन ब्रोमोबेंजीन गिव्स साइनोबेंजीन। ठीक, तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसा ग्रुप जो बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज नहीं कर रहे हैं, सीधा आप हेलो अरीन्स को ले रहे हैं और उसको 470 केल्विन पर ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसके साथ, एनहाइड्रस कॉपर साइनाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के। तो आपको क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन टू साइनोबेंजीन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के केस भी हो सकता है कि आपको ब्रोमोबेंजीन से अगर साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तब के लिए। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन बना लीजिए, ये बेंजीन, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्रोमो ग्रुप, ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद ओके ये ब्रोमोबेंजीन से कौन अटैच हो गया, यहाँ पर आ जाएगा कॉपर साइनाइड, कैसा, एनहाइड्रस। ठीक, किसके प्रेजेंस में, pyridine या DMF लिख देते हैं हम छोटू सा, और 470 केल्विन पर। तो यहाँ पर क्या होगा, Br निकल जाएगा और कौन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर साइनो आके अटैच हो जाएगा उसके साथ। क्लियर, चलिए ये यहाँ पर आ जाएगा साइनो ग्रुप और ये CuBr, तो ये बन गया साइनो बेंजीन। नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम। रिएक्शन
नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप, यानी अब यहाँ पर चलिए, तो halogen atoms of haloarenes is replaced by amino group by treating it with aqueous ammonia at 473 Kelvin under pressure and in the presence of catalyst copper oxide. तो halogen atom of haloarenes is replaced by amino group यानी NH2 group, amino group by reacting it with aqueous ammonia at 473 Kelvin under pressure and in the presence of catalyst CO2. तो यहाँ पर बेंजीन जो हेलोएरीन से उसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NH2 ग्रुप में वो कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेलो एल्केन बना लेते हैं। ये हेलो एल्केन किससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया से। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, और कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस किसका है, कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट और 475 केल्विन, और यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाइड है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा NH2 यहाँ, और ये 2CuCl प्लस H2O। तो ये रहा आपका रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। ओके, तो आई होप आपको आज के सारे रिएक्शंस जो मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम इसके आगे के लेक्चर्स यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और साथ ही रिएक्शन विथ मेटल्स की भी स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।